हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट का 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन बिना देरी किए हुए। इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग को तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रेशम कीट के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, रेशम कीट जो है कितने प्रकार का होता है या रेशम कीट के कितने प्रकार होते हैं। तो रेशम कीट के कुल 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, वैसे तो 4 प्रकार होता है, लेकिन एक देव मूंगा कीट जो होता है इसको जोड़ लिया जाता है तो इसके लिए 5 प्रकार का हो जाता है। ठीक है, वैसे रेशम कीट 4 प्रकार का होता है। यदि ऑप्शन में 5 दिखा तो 5 पे क्लिक करेंगे, यदि 4 दिखा तो 4 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यदि दोनों दिखा तो 5 पे क्लिक करेंगे, याद रखिएगा। तो रेशम कीट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला है टसर रेशम कीट, दूसरा एरी रेशम कीट, ठीक है, दूसरा एरी रेशम कीट, तीसरा मूंगा रेशम कीट और चौथा देव मूंगा कीट, पांचवा सहतूत रेशम कीट। इन सबका आप साइंटिफिक नेम जान लेते हैं यहीं पर, और 5 क्वेश्चन ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो टसर रेशम कीट का साइंटिफिक नेम होता है एंथ्रिया पाफिया या एंथ्रिया माइलिटा। ठीक है, एंथ्रिया पाफिया या एंथ्रिया माइलिटा। एरी रेशम कीट का फिलोसामिया रिगनी। ठीक है, फिलोसामिया रिगनी। मूंगा रेशम कीट का एंथ्रिया एस्मेंसिस। ठीक है, एंथ्रिया एस्मेंसिस। देव मूंगा कीट का थियोपालियो रेलिजियोसा। ठीक है, और सहतूत रेशम कीट का बॉम्बिक्स मोराई। ठीक है, तो ये इन सभी का साइंटिफिक नेम भी हो गया। कोई दिक्कत होगा बताइएगा, आप लोग को दोबारा बताया जाएगा, अभी कल तक का समय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट का जीवन चक्र कितने चरणों में पूरा होता है। एक रेशम कीट जो होता है उसका जो जीवन चक्र होता है कितने चरण में पूरा होता है? 4 चरण में पूरा होता है। ठीक है, रेशम कीट का जीवन चक्र कितने चरण में पूरा होता है? 4 चरण में पूरा होता है। क्योंकि देखिए आप लोग का पेपर जो है ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल बना, इसलिए मैंने भी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिया हुआ है। अगला है, सहतूत का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो सहतूत का वैज्ञानिक नाम क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहतूत का वैज्ञानिक नाम है मोरस अल्बा। मोरस अल्बा सहतूत का वैज्ञानिक नाम है। अगला है, मधुमक्खी अपने छत्ते का निर्माण किस पदार्थ से करती है। तो मधुमक्खी जो होता है वो अपने छत्ते का निर्माण मोम से करती है। किससे करती है? मोम से करती है। मधुमक्खी अपने छत्ते का निर्माण मोम से करती है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी कॉलोनी में रानी का मुख्य कार्य क्या होता है। मधुमक्खी का जो कॉलोनी होता है जिसमें श्रमिक, ड्रोन और रानी मधुमक्खी पाई जाती है, उसमें रानी मधुमक्खी जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो रानी मधुमक्खी का मुख्य कार्य होता है अंडे देना। ठीक है, अंडे देना ही रानी मधुमक्खी का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, लाख का मुख्य रूप से उत्पादन किसके लिए किया जाता है। जो लाख है, ठीक है, लाख एक प्रकार का कीट है, ठीक, उससे लाख प्राप्त होता है। तो उसमें जो लाख प्राप्त होता है उसका उत्पादन मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। ठीक है, लाख का मुख्य रूप से उत्पादन किस लिए किया जाता है। तो पेंट के लिए। पेंट जो होता है पेंट, कलर पेंट जो पेंट किया जाता है ना, उसके लिए लाख का यूज किया जाता है, लाख का उत्पादन किया जाता है मुख्य रूप से। तो मैंने पढ़ा होता है रेशम कीट कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। रेशम कीट का जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में पूरा होता है। सहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस अल्बा है। मधुमक्खी अपने छत्ते का निर्माण मोम से करती है। मधुमक्खी कॉलोनी में रानी मधुमक्खी का कार्य होता है अंडे देना। लाख का मुख्य रूप से उत्पादन पेंट के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा लाभदायक कीट पेड़ की टहनियों से निकलने वाले रस को चूस कर अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, देखिए बहुत ही घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं आप लोग को पूरा लिख दिया है, बस एक आंसर छोटा कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने बड़ा कर दिया, आंसर छोटा कर दिया, लेकिन याद रखिएगा वहाँ पर आंसर बड़ा कर सकता है। तो अब पूछेगा, कौन सा लाभदायक कीट है जो कि पेड़ की टहनियों से निकलने वाले रस को चूस कर अपना भोजन प्राप्त करता है। तो लाख। लाख ऐसा कीट है जो भोजन की टहनियों से निकलने वाले जो रस होते हैं उनको चूस कर अपना भोजन प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खी होती हैं। तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, जो कोम्ब होता है, उसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, रानी मधुमक्खी, ठीक है, ड्रोन मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी। तो मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, एनबीबी का पूरा नाम क्या है। एनबीबी का पूरा नाम है नेशनल बी बोर्ड। ठीक है, नेशनल बी बोर्ड, जिसे 2006 ईस्वी में किया गया था इसको स्थापित। ठीक है, 2006 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था नेशनल बी बोर्ड को। ठीक है, अगला है, वर्ल्ड हनी बी डे कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व शहद दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। तो 20 मई को मनाया जाता है। इस दिन मधुमक्खी के बारे में आप लोग सबको बताया जाता है, जागरूक किया जाता है। तो विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हनी प्रोडक्शन किस रिवोल्यूशन के अंडर में आता है। ठीक है, या पूछ देगा कौन सा रिवोल्यूशन जो है कि हनी बी के अंडर में आता है। ठीक है, सॉरी,
हनी प्रोडक्शन के अंडर में आता है। तो वहाँ पर आप लोग को स्वीट रिवोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर क्लिक करना, जो स्वीट रिवोल्यूशन होता है ना, ठीक है, स्वीट रिवोल्यूशन जो होता है वह जो होता है किससे संबंधित है, तो हनी प्रोडक्शन से संबंधित है, ठीक है, शहद उत्पादन से संबंधित है। कौन? स्वीट रिवोल्यूशन। अगला है मधुमक्खी की कौम में संख्या अधिक होने से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, ठीक है। क्या होता है कि मधुमक्खी में कभी कभी क्या होता है कि उनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है, तो कुछ मधुमक्खी उड़ के दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इसी प्रोसेस को स्वार्मिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वार्मिंग कहा जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहता है? स्वार्मिंग। देखिए, एक स्वार्मिंग होता है, एक होता है अब्सकॉन्डिंग। स्वार्मिंग जो होता है कि जब जगह की कमी हो जाती है तो उसके लिए जो मधुमक्खी होते हैं कुछ दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और अब्सकॉन्डिंग क्या होता है, तो कुछ मधुमक्खियाँ खतरा के डर से या बिना किसी कारण से भी क्या होता है कि मधुमक्खी अपना कोम छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, तो उसको एब्सकॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सकॉन्डिंग बोलते हैं। याद रखिएगा, एब्सकॉन्डिंग बोलते हैं किसे? जब खतरे के डर से या बिना किसी कारण के मधुमक्खी कोम छोड़कर दूसरी जगह पर चली जाती है तो उसको बोलते हैं एब्सकॉन्डिंग। और यदि जगह की कमी से आता है तो उसको बोलते हैं स्वार्मिंग। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मधुमक्खी गुस्सैल प्रवृत्ति की होती है, ठीक है। कौन सी मधुमक्खी होती है जो गुस्सैल प्रवृत्ति की होती है, तो रॉक बी या इसे जायंट बी बोला जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है एपिस डोरसाटा। तो एपिस डोरसाटा जो है यह गुस्सैल प्रवृत्ति की मधुमक्खी है, ठीक है। गुस्सैल प्रवृत्ति की मधुमक्खी कौन सी है? रॉक बी या एपिस डोरसाटा या इसे जायंट बी के नाम से भी जाना जाता है। यह जो मधुमक्खी होता है यह बहुत ही अधिक मात्रा में शहद का उत्पादन करता है, सबसे ज़्यादा शहद का उत्पादन करता है, लेकिन इसको पाला नहीं जा सकता क्योंकि यह गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है। भाई, पालने वालों को ये काटने लगेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, बहुत ही नुकसान होता है इसको। जिसको ये सब काट लेते हैं समझ लीजिए कि वो बहुत सीरियस हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हनी बी जो होता है, कौन सी मधुमक्खी गुस्सैल प्रवृत्ति की होती है, तो रॉक बी या जायंट बी। इसका साइंटिफिक नेम एपिस डोरसाटा है। यह जो होता है 36 किलोग्राम हनी का, ये हनी प्रति छत्ता प्रति वर्ष में उत्पादन करता है, ठीक है। एक छत्ते से एक साल में 36 किलोग्राम शहद का उत्पादन करता है। कौन? रॉक बी या एपिस डोरसाटा। यही सबसे बड़ी मधुमक्खी भी है, ठीक है। यदि पूछा जाए सबसे बड़ी मधुमक्खी कौन सी है, उसमें ऑप्शन दे देगा कि एपिस डोरसाटा, एपिस फ्लोरिया, ठीक है, एपिस मेलिफेरा। तो उसमें आप लोग को एपिस डोरसाटा जो दिखेगा उसके ऊपर क्लिक करना है, तो एपिस डोरसाटा होता है जो यह सबसे बड़ी मधुमक्खी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मधुमक्खी भारतीय मधुमक्खी से बड़ी तथा राक मधुमक्खी से छोटी होती है, ठीक है। कौन सी ऐसी मधुमक्खी है जो कि भारत की जो मधुमक्खी होता है उससे तो बड़ा होता है, लेकिन जो रॉक भी होता है उससे छोटा होता है, तो एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा या इसे यूरोपियन या इटालियन मधुमक्खी भी बोला जाता है, ठीक है। इसे यूरोपियन या इटालियन मधुमक्खी भी बोला जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है एपिस मेलिफेरा। यह जो होता है यह भारतीय मधुमक्खी से तो बड़ा होता है, लेकिन रॉक भी जो होता है, जायंट भी, उससे छोटा होता है, ठीक है। यह प्रति वर्ष 35 किलोग्राम शहद का उत्पादन करता है और यह सबसे अधिक मात्रा में इसी मधुमक्खी को पाला जाता है, ठीक है। व्यापारिक स्तर पर इसी मधुमक्खी का पालन किया जाता है, किसका? एपिस मेलिफेरा, क्योंकि यह उत्पादन भी बहुत अधिक देता है और इसके अंदर जो होता है स्वार्मिंग और अब्सकॉन्डिंग जैसी जो बिहेवियर होती है वो नहीं होता, ठीक है। मतलब यह जो होता है कि किसी खतरे के डर से या किसी बिना बिना किसी कारण से अपना जो कम होता है उसे छोड़कर नहीं जाता है, ठीक है। तो यह सब इसका बेनिफिट है, इसलिए इसका पालन सबसे अधिक किया जाता है। प्रति वर्ष 35 किलोग्राम प्रति छत्ते से उत्पादन करता है। अगला है, कौन सी मधुमक्खी स्वार्मिंग और अब्सकॉन्डिंग नहीं करती है, ठीक है। कौन सी मधुमक्खी है जो कि स्वार्मिंग और अब्सकॉन्डिंग नहीं करती है, तो एपिस मेलिफेरा, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये जो एपिस मेलिफेरा है ये स्वार्मिंग और एब्सकॉन्डिंग नहीं करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी मधुमक्खी कौन सी है, तो एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया जो है सबसे छोटी मधुमक्खी है और इसे पाला नहीं जा सकता। या आप लोग घर में देखते होंगे छोटा छोटा मधुमक्खी का छत्ता लगाता है। यह अपने पूरे प्रतिवर्ष में, ठीक है, एक एक वर्ष में आधा किलोग्राम शहद का उत्पादन करता है। एक छत्ते से एक साल में आधा किलो शहद का उत्पादन करता है भैया, ठीक है। इसलिए इसको नहीं पाला जाता है। ये सबसे छोटी मधुमक्खी होती है एपिस फ्लोरिया। अगला है, भारतीय मधुमक्खी प्रतिवर्ष एक छत्ते से कितने शहद का उत्पादन करता है, तो भारतीय मधुमक्खी होता है एक वर्ष में एक छत्ते से 5 किलोग्राम शहद का उत्पादन करता है। इसके लिए इसको भी कुछ हद तक पाला जा सकता है, ठीक है। छोटे स्तर पर इसका पालन किया जाता है भारतीय मधुमक्खी का। आगे देखते हैं फॉर्जिंग क्या होता है, ठीक है। फॉर्गिंग किससे संबंधित है, तो फॉर्गिंग जो होता है एपीकल्चर से संबंधित है, ठीक है। एपीकल्चर संबंधित होता है फॉर्जिंग, ठीक है। ये इसमें क्या होता है ना कि छोड़ी जाने दीजिए, अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मदर ऑफ आल बी के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। मदर ऑफ आल बी, सभी मधुमक्खियों के माता के नाम से किसे जाना जाता है, तो जो क्वीन भी होती है इसी को सभी मधुमक्खियों का माता कहा जाता है, ठीक है।
मदर ऑफ ऑल बी के नाम से जाना जाता है किसे? क्वीन बी को, रानी मधुमक्खी को। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे दे सकती है? तो मधुमक्खी होता है वह निषेचित और अनिषेचित दो प्रकार के अंडे दे सकती है। और ये जो मधुमक्खी होता है इसके अंदर एक खास बात पाई जाती है कि यदि ये चाहे तो निषेचित अंडा दे सकती है और यह चाहे तो अनिषेचित अंडा दे सकती है। तो इसके जो छत्ते होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ड्रोन की आवश्यकता होती है, इसलिए यह ज़्यादातर अनिषेचित अंडे को देती है, क्योंकि निषेचित अंडे से फीमेल पैदा होती है और अनिषेचित अंडे से जो होता है ड्रोन्स पैदा होते हैं। इसलिए रानी मधुमक्खी चाहे जिस जैसा चाहे वैसा अंडा दे सकती है। तो ये दो प्रकार के अंडे ही दे सकती है, निषेचित और अनिषेचित। अगला क्वेश्चन है नर मधुमक्खी का कार्य क्या है? जो नर मधुमक्खी होते हैं, मेल भी होते हैं या ड्रोन होते हैं, उनका क्या कार्य होता है? तो क्वीन को फर्टिलाइज करना होता है, ठीक है, पहला काम। और दूसरा काम होता है छत्ते के तापमान को मेंटेन रखना, छत्ते के तापमान को मेंटेन रखना और क्वीन को फर्टाइल करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, जब रानी मधुमक्खी पुरानी हो जाती है, यानी कहने का मतलब यह है कि वह उसके अंदर अंडा देने की क्षमता अब नहीं रह जाती है, तो उसके स्थान पर नई मधुमक्खी आ जाती है, ठीक है, उसका स्थान नई मधुमक्खी लेने लगती है। तो इस प्रोसेस को क्या बुलाता है? जिसमें इस समय जो होता है दो रानी मधुमक्खी हो जाती है, ठीक है। इस प्रोसेस को जब या तो क्वेश्चन पूछ देगा जब दो रानी मधुमक्खी एक साथ छत्ते में रहती हैं तो उस समय क्या बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे सुपर सीडर बोला जाता है, ठीक है, उसे सुपर सीडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुपर सीडर, ठीक है। इस समय क्या होता है कि दो रानी मधुमक्खी छत्ते में पाई जाती हैं, क्योंकि जो पुरानी होती है उसका जो उत्पादन करने का क्षमता होता है, अंडा उत्पादन करने का, वह खत्म हो जाता है। अगला है मधुमक्खी कम्युनिकेशन कैसे करती हैं? ठीक है, मधुमक्खी होता है आपस में बातचीत कैसे करती है, कम्युनिकेशन कैसे करती हैं? तो डांस करके, ठीक है, मधुमक्खी डांस करती है, गोल गोल डांस करती हैं, इस प्रकार से क्या करती हैं? कम्युनिकेशन करती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हनी ये प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? तो देखिए हनी के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हनी हो गया सबसे बड़ा प्रोडक्ट, बी वैक्स, बी वेनम, रॉयल जेली, बी पोलेन, प्रोपल, हनी एंड हाई प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये जो विभिन्न प्रकार के मैंने प्रोडक्ट बताए ये सब हनी बी के प्रोडक्ट हैं, जो कि पूछ देगा कि इनमें से कौन सा हनी बी का एक उत्पाद है, और पूछेगा भाई सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें यह क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हनी का हार्वेस्टिंग कितने प्रतिशत मॉइस्चर में किया जा सकता है? ठीक है, तो हनी का जो हार्वेस्टिंग होता है वह 20% से कम मॉइस्चर पर किया जा सकता है। यदि 20% से कम मॉइस्चर पर इसका प्रोडक्शन करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, तो उसको नेचुरल बी बोलेंगे। और यदि 20% से अधिक मॉइस्चर पर इसका हार्वेस्टिंग करेंगे तो इसे नेचुरल बी नहीं बोल सकते हैं। यह FCCI ने बताया, ठीक है, FCCI ने बताया है कि यदि 20% से अधिक नमी पर या मॉइस्चर पर इसका हार्वेस्टिंग किया जाता है तो उसे नेचुरल बी नहीं बोल सकते। यदि 20% से कम पे किया जाएगा तो भी उसे नेचुरल बी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा सिल्क का उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा सिल्क का उत्पादन चाइना में होता है, उसके बाद भारत में होता है दूसरे नंबर पे, और भारत में सबसे ज़्यादा सिल्क का उत्पादन कर्नाटक में होता है, याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा सिल्क का उत्पादन कर्नाटक में होता है। अगला क्वेश्चन है एंथ्रिया माइलिटा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मैंने आप लोगों को पहले ही बहुत कुछ 5 प्रकार के रेशम कीट के बारे में बताया था, जिसमें से पूछा है कि एंथ्रिया माइलिटा किसका वैज्ञानिक नाम है, तो एक टसर सिल्कवार मैंने आप लोगों को बताया था, उसका ही नाम है, जिसका मैंने आप लोगों को साइंटिफिक नेम बताया था एंथ्रिया पाफिया या एंथ्रिया माइलिटा। तो यह एंथ्रिया माइलिटा टसर सिल्कवार का ही साइंटिफिक नेम है। अगला क्वेश्चन है सिल्क में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिल्क में 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, सर 2 प्रोटीन पाई जाती है, एक सेरिसिन एक फिब्राइन, ठीक है, सेरिसिन और फिब्राइन 2 प्रोटीन पाया जाता है, किसमें? सिल्क में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सिल्क कोकून को अनवाइंडिंग करना क्या कहलाता है? ठीक है, सिल्क का जो कोकून होता है उसको अनवाइंडिंग करना क्या कहलाता है? मतलब तो क्या बोलते हैं उसको? रीलिंग बोलते हैं। अनवाइंडिंग करना क्या कहलाता है? सिल्क कोकून को रीलिंग कहलाता है। अगला है मूंगा सिल्क रहता है, तो मूंगा सिल्क जो होता है उसका होस्ट प्लांट क्या है? तो सोम और स्वालू। सोम और स्वालू जो है मूंगा सिल्क का क्या है? होस्ट प्लांट है, सोम और स्वालू। अगला क्वेश्चन है पेब्राइन किसका महत्वपूर्ण रोग है? तो पेब्राइन जो है ये सिल्क वार्म का महत्वपूर्ण रोग है। अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ नोसेमा किस का महत्वपूर्ण रोग है? तो नोसेमा जो है मधुमक्खी का महत्वपूर्ण रोग है, ठीक है। उम्मीद करते हैं 35 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जो भी बताया आपको अच्छे समझ में आए होंगे और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं, ठीक है, या यहाँ पर भी नंबर दिया गया है 9628363046, इस पर मैसेज करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा भैया, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।